एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दी गई थी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कैसी एहतजाजी कॉल थी। इमरान खान साहब ने जनाब एक मेजर और कर्नल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करेंगे, उनकी तो हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। क्या पीटीआई एक जाने वाली जमात से मौसम के ऊपर बात करे? वैसे बातचीत तो आप लोग कर ही रहे हैं। पीटीआई कभी भी अब फौज के खिलाफ एक हद से आगे नहीं जाएगी। सिर्फ केपी के साथ ये सब कुछ होता है, बाकियों के साथ नहीं होता। शेर अब्दुल मरवत साहब के हवाले से भी खान साहब ने जो है वो कमेंट किया है। जनरल बाजवा को जो है वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उन्होंने अपने हलफ से जो है वो रूह गर्दानी की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा अहम दिन था। आज उन्होंने एक कॉल दी हुई थी कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है एहतजाज किए जाएँ। क्या रिपोर्ट आई है, थोड़ी देर में ये सारी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जनाब एक मेजर और कर्नल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। ये कर्नल और मेजर कौन है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही साथ हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से भी खान साहब ने चंद नई बातें की हैं। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर क्या राय रखते हैं। और आपके अगर मुख्तलिफ सवालात हैं इस सिलसिले में तो वो भी हमारे साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ज़रा मईशत के हवाले से खबर। तो जनाब आज स्टॉक मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। 80,000 पॉइंट्स की सतह जो है वो स्टॉक मार्केट अबूर कर गई एक मौके पे, और 80,001 पॉइंट्स की सतह के ऊपर जो है वो इंडेक्स पहुंच गया था। 1199 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, कोई 1200 पॉइंट्स जो है वो मार्केट जो है वो ऊपर गई थी। और लेकिन उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई तो 78,210 के ऊपर जो है वो इंडेक्स बंद हुआ है। तो हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो एक अच्छी क्लोजिंग स्टॉक मार्केट ने दी है। लेकिन पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा 80,000 का बैरियर जो है वो क्रॉस किया गया है। अब फिंच की रिपोर्ट आई थी जो कि जिसके बारे में पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो आउटलुक थी वो बताई जा रही थी कि जनाब बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये सेंटिमेंट जो है वो देखने में आया है। इसके अलावा जनाब नेपरा ने 1 जुलाई से घरेलू बिजली सार्फिन के लिए 200 से 1,000 रुपये तक के फिक्स चार्जेस देने की तजवीज़ पेश की है मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर। उसमें मतलब 300 से 400 और 400 से 500, 500 से 600, इस तरह जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं उनके मुख्तलिफ फिक्स चार्जेस लेने की तजवीज़ पेश की है। हुकूमत ने इसके ऊपर अभी फाइनल फैसला करना है कि उसके ऊपर उन्होंने क्या करना है। इसके अलावा जनाब सीपेक के हवाले से सियासी जमातों पर मुश्तमिल पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास जो है वो मुनक़्क़िद किया गया, और इसमें तमाम सियासी स्पेक्ट्रम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उन्होंने शिरकत की। हुकूमत से इसाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और सेनेटर अली जफर भी जो है वो इसके अंदर मौजूद थे। तो पाक चीन दोस्ती के हवाले से जो है वो अच्छी बात है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने इसके अंदर शिरकत की है। इस मौके के ऊपर जो चीनी वजीर थे उनका खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदों से तरक्की के लिए मौके पैदा होंगे, लेकिन तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। किसी मुल्क की तरक्की के लिए इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान को पेचीदा दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें हाथ मिलाकर सियासी और समाजी इस्तेहकाम लाएँ तो ही पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। सो बेसिकली दिस वॉज अ सिग्नल फॉर ऑल द पोलिटिकल पार्टीज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम कि जनाब खुदा के लिए आपस में प्यार मोहब्बत और दोस्ती और इत्तेहाद के साथ आगे चलें। ये जो आपस में इख्तिलाफात हैं इससे आपकी तरक्की नहीं होगी, और मेरे ख्याल में शायद चीन ही है कि जो हमें समझा सकता है। वैसे खुद तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह आगे चलना है, लेकिन अभी जहाँ पे ये चीनी वजीर की तरफ से इस किस्म की राय आ रही है, वहीं पर भी थोड़ी देर में इमरान खान साहब की राय भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। इसके अलावा अली अमीन गड्ढापुर साहब की ज़ेर सदारत जनाब एक और बिजली के हवाले से इजलास हुआ, और बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक उन्होंने फिर धमकी दी एक दफ़ा कि जनाब सूबे में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्दमल काबू से बाहर हो जाए, लिहाजा वफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। उनका बार बार यही कहना है कि जनाब बस 12 घंटे तक की आप लोड शेडिंग करें, इससे ज़्यादा आप ना करें, चाहे उन एरिया से आपको बिल मिलते हैं या नहीं मिलते। तो मैंने तो इसके ऊपर पहले भी एक प्रपोजल दिया था कि गड्ढापुर साहब खुद इसकी जिम्मेदारी ले लें कि जनाब जिस इलाके से बिजली का बिल नहीं आएगा वहाँ मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा, तो आप बिल देना शुरू कर दें, आपको बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में बड़ा आसान तरीका है। इसके अलावा गंडापुर साहब जनाब जो है वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल गए। वहाँ पे उनकी तकरीबन 1.25 घंटे की मुलाकात हुई।
तो पिछले 24 से 48 घंटे में जो चहमगोइयाँ हो रही थी कि जनाब खान साहब को जो है वो गंडापुर साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, या फिर एक थ्योरी ये भी आई थी कि शायद खान साहब खुद नहीं मिलना चाह रहे, तो उन तमाम तर थ्योरीज की जो है वो नफ़ी हो गई है और उसमें यही आया कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों ने जो है वो लोड शेडिंग के मामले पे केपी की दीगर मामलात के हवाले से तफसील से गुफ्तगू की, और साथ ही साथ जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। दूसरी जानिब इससे पहले इस मुलाकात से पहले अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने केस की वहाँ पे समाअत की। 2 नैब के जो गवाहान हैं उनके ऊपर जरा मुकम्मल हो गई और 2 के ऊपर जो है इब्तदाई जरा हुई है। इस मौके पे इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में भी पेश किया गया। केस की समाअत जो है वो 2 जुलाई तक अब मुलतवी कर दी गई है। इस मौके पे इमरान खान साहब से जो है वो सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की। उनसे एक सहाफ़ी ने जो है वो सबसे पहले सवाल किया कि जी आपने तो बैरिस्टर गौहर अली खान को ये कहा था कि आप जाके मुज़ाकरात कर लें, लेकिन अब आप उससे पीछे क्यों हट गए हैं इस सारी बात से। खान साहब ने कहा कि जी मैंने पार्टी सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी थी, यानी कि पीटीआई और नून लीग हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे, जबकि पहले एक्चुअली यही रिपोर्ट हुआ था। लेकिन हम जो है वो इत्तेहादी जमातें अगर हमारी जो है जिसमें अचकज़ई साहब हैं, महबूब अचकज़ई साहब, अगर वो करना चाहें तो ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम नहीं करेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करेंगे, उनकी तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। क्या पीटीआई एक जाने वाली जमात से मौसम के ऊपर बात करे? तो इमरान खान साहब के ज़हन में ये भी अब तय हो गया हुआ है कि नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो जाने लगी है और इसलिए इनसे बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उनसे सवाल हुआ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे तो क्या मुज़ाकरात कर लेंगे? तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पीछे हटने से अगर मुल्क का फ़ायदा होता है तो मुझे मुतमिन करें, मैं पीछे हट जाऊँगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो वैसे बातचीत तो आप लोग कर ही रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से तो बातचीत आप कर ही रहे हैं ना, आप मोहसिन नकवी के साथ बातचीत कर ही रहे हैं। तो अलीमिन गंडापुर साहब तो उनके साथ रब्ता करते हैं, उनके साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। ओ बाय द वे, ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जिन पे खान साहब ने कहा था कि जनाब ये रिजीम चेंज में ये भी शामिल थे, मोहसिन नकवी साहब। तो एक्चुअली दिस इज़ वेयर आई डिसएग्री विद खान साहब कि आप सियासी जमातों से बातचीत नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये लूले लंगड़े हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो कमी जिस तरह होते हैं ना, इस तरह डेरोगेटरी तरीके से देखना, ये इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ मैं हूँ, इस्टेब्लिशमेंट है और मेरे पार्टी के वर्कर हैं या सपोर्टर हैं, बस। और पाकिस्तान में कोई नहीं है, पाकिस्तान में और कोई एंटिटी मौजूद ही नहीं है, कोई और सियासी जमात या उनका वोटर या उनका रहनुमा कोई मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ भाईजान, वो कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान की किसी मेजॉरिटी को या किसी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट तो करते हैं ना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आपको पीपल्स पार्टी कितनी बुरी क्यों ना लगती है, आप कहिए मैं जरदारी से नहीं बात करना चाहता, मैं पीपल्स पार्टी से नहीं बात करना चाहता, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि सिंध का बहुत बड़ा वोट बैंक है। जिस तरह आज केपी में बहुत बड़ा वोट बैंक आपका है और आप एक हकीकत हैं, इसी तरह यही पीपल्स पार्टी जो है ये सिंध की एक हकीकत है। आपको कितनी बुरी क्यों ना लगती हो, लेकिन वो सिंध की रिप्रेजेंटेटिव जमात है। जब आप एक्चुअली ये बात कहते हैं ना कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, तो बेसिकली आप ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि मैं सिंध से मैं बात नहीं करूंगा। वो सिंध की एक हुकूमती जमात है, ठीक है। मैं चले नून लीग को तो मैं छोड़ देता हूं ना, उनके साथ तो आपका एक 36 का आंकड़ा चल रहा है, मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूं। सो दिस इज वेरी एंड दिस इज वेयर आई डिफर विद खान साहब कि जी मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनसे बात, क्योंकि खान साहब को बेसिकली वजह यह है कि खान साहब को पता है कि पावर कॉरिडोर जो है ना वो कहां है, वो इस वजह से वहीं पे वो तनकीद भी उस पर कर रहे हैं। वो बेसिकली तनकीद सिर्फ प्रेशर डालने के लिए हो रही है, वो एक हद से आगे नहीं जाएंगे। पीटीआई कभी भी अब फौज के खिलाफ एक हद से आगे नहीं जाएगी, ठीक है, सोशल मीडिया पे। और वो भी सोशल मीडिया वो वाले जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, मतलब अब आप देखें ना, वो जो 71 की सारी वो जो वीडियोज थी सब बंद हो गई हैं, वो सारा सिलसिला अब बंद हो गया। तो वो लोग ये काम करेंगे जो पाकिस्तान में नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमने कोई रिलीफ लेना है या कहीं मामला तय करना है तो इन्हीं के साथ ही हमने करना है। खैर आगे उसके बाद ये कहते हैं कि जी इस वक्त सारा कंट्रोल SIFC ने अपने पास रखा हुआ है, जून और जुलाई के बिल आएंगे तो हुकूमत को पता चल जाएगा। अली अमीन गंडापुर के साथ हुकूमत ने मुआहदा किया और खुद ही तोड़ दिया, मुआहदे हुकूमत ने तोड़े और बातें अली अमीन गंडापुर को पड़ रही हैं। केपी में 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लोग गर्मी से मर रहे हैं। 12 घंटे की लोड शेडिंग का कहकर विफाकी हुकूमत 22 घंटे लोड शेडिंग कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि जिन फीडर्स पर बिजली चोरी हो रही है क्या वहां कोई लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बिजली चोरी तो सारे सूबों में हो रही है, लेकिन केपी के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। अब ये खान साहब को भी पता है, ये पॉलिटिकल रेटरिक है, खान साहब को पता है इस बात का, ये गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
चाहे अंदरूने सिंध चले जाएं, आप अंदरूने पंजाब चले जाएं, अंदरूने बलूचिस्तान चले जाएं, जिन जगहों से आपको पैसे पूरे नहीं आते वहाँ पे यही जिन फीडर्स से जो है वो पूरी तरह पैसे नहीं आते, जो जितनी बिजली दी जाती है, तो ये एक पूरे पाकिस्तान में यही फॉर्मूला है कि वहाँ पे बिजली कम दी जाती है ताकि लॉसेस कम हो। फिर चीखें मारते हैं कि जी लाइन लॉसेस हो गए, लाइन लॉसेस हो गए। लाइन लॉसेस को आपने कवर किस तरह करना है? ये जो आपका गर्दिशी कर्जा है, आपने उसको किस तरह कवर करना है जब तक आप अपनी बिलिंग कंप्लीट नहीं करेंगे? ये खान साहब जो है ना, ये जान के बिला वजह इसके पॉलिटिकल रेटरिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब सिर्फ केपी के साथ ये सब कुछ होता है, बाकियों के साथ नहीं होता। आप बाकियों का भी डेटा निकलवा के देख लें, वहां पर भी यही सूरत हाल है। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो है लोड शेडिंग नहीं होती। उन्होंने कहा कि मैंने अली मीन गंडापुर से मुलाकात से कभी इंकार नहीं किया। सुपरिटेंडेंट जेल मेरे मुलाकातियों की फहरिस्त से नाम निकाल देता है। शेर अफजल मरवत लंदन की ठंडी हवाएं ले रहा है। मुल्क में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें ग्रुपिंग मौजूद नहीं है? तो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी खान साहब ने जो है वो कमेंट किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे ब्रिगेडियर को कत्ल कर दिया और ISI यहाँ लगी है कि कौन जेल आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। अडयाला जेल में बैठे मेजर और कर्नल के खिलाफ बुध से केस दायर करेंगे, जिसके लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो बेसिकली खान साहब जो है वो एक मेजर और कर्नल के खिलाफ अब केस जो है वो दायर करने जा रहे हैं। अब इससे पहले भी इन्होंने 2-3 मौक़ों के ऊपर जो है वो एक किसी कर्नल का जो है वो जिक्र किया। मुझे नहीं पता कि कौन से कर्नल वहाँ पे डिप्यूटेड हैं, लेकिन नैब तरामीम केस जब हुआ था तो उसके अंदर भी खान साहब ने जब वहाँ पे वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे तो वहाँ पे भी एक कर्नल का जिक्र किया था कि जी वो कर्नल जो है ना वो सारे इंतजाम जो है वो अडयाला जेल के संभाल रहा है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि चीफ जस्टिस को पूछना चाहिए था कि यार ये कौन से कर्नल हैं जो जेल के अंदर मौजूद हैं। मतलब क्या किसी कर्नल की ड्यूटी लग सकती है जेल के अंदर कि वो जेल के इंतजामी मामला को देखे? तो खान साहब ने भी अब फैसला किया है कि किसी मेजर और कर्नल के खिलाफ जो है अब वो अदालत में जाएंगे। आगे उन्होंने कहा जी एहसन इकबाल ने मुझे 5 साल जेल में रखने का कहकर अदलिया की तौहीन की है। वफाकी वजीर के इस बयान के बाद ये जाहिर है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी मौजूद ही नहीं। एहसन इकबाल ऐसे बयान किस मुंह से दे रहे हैं? अडयाला जेल में 2 अच्छे अफसरान थे जिन्हें यहाँ से तब्दील कर दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल को अडयाला जेल से तब्दील कर दिया गया। जिस शख्स ने फ्रॉड इलेक्शन कराया वो हमें इंसाफ कैसे दे सकता है? शहबाज शरीफ के 5, नवाज शरीफ के 4, मरीम नवाज के 2 और जरदारी के 10 मुकदमात नए कानून बनाकर ख़त्म कराए गए। NRO 2 में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। ऐसी तरामीम की गई जो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं की जाती। नैब कवानीन में तरामीम करके अपनी चोरियाँ छुपाई गई हैं। तो ये जनाब खान साहब की जो है वो गुफ्तगू थी। अच्छा जी, इसके अलावा महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 फौरी तौर पर नाफिज करते हुए जनाब जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। इसका नफाज जो है वो 7 रोज़ के लिए होगा। दफ़ा 144 का अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है और पाबंदी का इतलाक़ दहशतगर्दी के ख़तरात के पेश नज़र जो है वो किया गया। अच्छा, ये उसी मौके पर हो रहा है जब PTI की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई थी और तभी जो है वो ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया गया। बाद में जो है इस दफ़ा 144 को लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया। अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से जो है इसे चैलेंज किया गया है। अच्छा, अब आ जाएँ जो एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दी गई थी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कैसी एहतजाजी कॉल थी? तो कोई बड़ा मुनज़्ज़म एहतजाज जो है वो देखने में नहीं आया। इट वॉज होपलेस परफॉर्मेंस। और जो माजी के PTI के एहतजाज रहे हैं, ख़ास तौर पे जब से खान साहब जेल में गए हैं उसके बाद से लेकर अब तक, तो बिल्कुल वैसी सूरत हाल थी। कोई बड़ा एहतजाज जो है वो नज़र नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में फिर भी कुछ साइजेबल किस्म का क्राउड जो है वो निकला, लेकिन हम जानते हैं कि ज़ाहिर बात है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी है, पूरा इंतज़ामिया जो है वो PTI के पास है, तो वहाँ पे फिर भी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस थी। पंजाब के अंदर तो टोलियाँ, छोटी छोटी टोलियाँ या ग्रुप जो है वो छोटे छोटे बस बाहर निकले, कोई बड़ा एहतजाज जो है वो नज़र नहीं आया। लाहौर में चौधरी अब्दुल गफूर की ज़ेर क़यादत दाता दरबार चौक से लेकर पीर मक्की दरबार तक जो है वो ये रिहाई के लिए जो है वो रैली का इनेकाद किया गया। 2 दर्जन से भी कम लोग जो है वो फुटेज के अंदर नज़र आ रहे हैं। हल्का NA 130, NA 117, NA 120 में भी जो है वो टोलियों की, छोटी छोटी टोलियों की सूरत में जो है वो रैलियाँ निकली। शादरा, भावलनगर, लिया, मंडी भावुद्दीन, मुल्तान, डेरा गाजी खान में भी दर्जन भर से ज़्यादा शुरका जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आए। लेकिन दूसरी जगहों पे नारोवाल, जफरवाल पुलिस की भारी नफरी जो है वो पहले ही जो है वो PTI के रहनुमा चौधरी अवैस कासिम की रिहाइशगाह को उन्होंने वहाँ पे सील कर दिया था। भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी। और झंग में भी जो है कचहरी चौक में पुलिस जो है वो पहले ही नमाज जुमा से पहले ही वहाँ पे पहुँच गई कि जी यहाँ पे कोई बड़ा एहतजाज ना हो सके। चिन्योट में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जो है वहाँ पर गिरफ्तारियों की रिपोर्ट्स आई हैं। और सियालकोट में रेहाना डार, उमर डार, सईद भली जो है वो उनकी जानिब से जो है फिर भी कोई बेहतर एहतजाज जो है वो किया गया।
कंदकोट में इमरान खान की रिहाई के लिए वहाँ पे भी एहतजाज हुआ। तो ये जनाब पूरी जो है इसकी अपडेट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जनाब जनरल बाजवा के हवाले से एक पूरी एक बहुत लंबी चौड़ी जो है वो ट्वीट की गई, और उसमें बेसिकली मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के तर्जुमान थे, अब तो नून लीग छोड़ चुके हैं, उन्होंने जो कल रात को एक इंटरव्यू दिया था काशिफ अब्बासी साहब को, उस सिलसिले में जो है वो पूरा एक उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जिस किस्म के इंकशाफात किए हैं उसके बाद जनरल बाजवा को जो है वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने हलफ से जो है वो रूह गर्दानी की है और जमहूरियत और अवाम की मतलब हुकूमत के खिलाफ जो है उन्होंने साजिश की है, और जनरल बाजवा की मामलत करने पर नवाज शरीफ के खिलाफ भी जो है वो एक्शन होना चाहिए। तो काफ़ी लंबी बातचीत है, लेकिन उसका क्रक्स जो है वो यही है कि जी जनरल बाजवा के खिलाफ जो है एक्शन लें। 2-4 पॉइंट्स है इसके अंदर। पहली बात तो ये कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं ये जो ज़ुबैर साहब ने इंकशाफात किए, ज़ाहिरी बात है इस पर इसकी पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए और अगर कोई एक्शन होता है तो होना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2022 के अंदर हुआ हुआ सब कुछ जो है वो बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन 2017 और 18 में जो कुछ हो रहा था ना, क्योंकि उस वक्त खुद बेनिफिशरी थे, तो ना तो उस वक्त आइन से कोई रूगर्दानी हो रही थी, ना तो हलफ की जो है वो हलफ को जो है वो तोड़ा जा रहा था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि फ़ायदा उस वक्त पीटीआई को हो रहा था। उस वक्त महकमा ज़राअत काम करता था, उस वक्त लोगों को जो है फ़ोन कर करके दूसरी जमातों में शामिल करवाया जाता था, सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस वक्त की ISI और उस वक्त जो मुख्तलिफ किरदार थे वो जो रोल अदा करते रहे, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त सब ठीक था, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा था, लेकिन अब जो है वो मसला है। दूसरी बात ये कि आपके पास चांस है, आपने क्या करना है, आप मुतालबात करने के बजाय, गंडापुर साहब बैठे हैं ना, गंडापुर साहब एक वज़ीर आला हैं, आप गंडापुर साहब को कहें कि लें, एक्शन लें, इसमें ऐसी कौन सी बात है। आपके पास हुकूमत है ना, आपके पास तो पूरी हुकूमत है, आप कहें जी हमने एक्शन लेना है इसके ऊपर, आप पूरा एक्शन लें। और गंडापुर साहब के ऊपर तो बार बार इस बात का प्रेशर आता है कि जनाब आप लोग कहते हैं कि जी 9 मई की तहकीकात करें, तो गंडापुर साहब करवाएं 9 मई की तहकीकात, क्यों नहीं करवा रहे? फॉरेन कमीशन बनाएं, बैठ के तहकीकात करवाएं, पता कराएं कि कौन कौन मुलविस था उसके अंदर, कौन गया था कोर कमांडर पेशावर के घर, वहाँ पे बाहर जो है किसने एहतजाज किया था, किसने आगे तोड़ फोड़ वगैरह की है, सारी डिटेल्स निकल आएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है अगर निकलवानी हो तो इससे पहले अच्छा मतलब मुझे आपको याद होगा 1 साल से ऊपर हो चुका है, मरीम नवाज़ का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उसमें भी वो जनरल बाजवा के बारे में जब कुछ कह रही थी तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा जी आप करें, कमिट करें कि हम लोग अगर हुकूमत में आए तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल करके दिखाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाएंगे। तो मरीम नवाज़ जो है उसके ऊपर खामोश हो गई थी, और आप देख लीजिए कि आज उनकी हुकूमत है, लेकिन मजाल है कि जनरल बाजवा या किसी के खिलाफ ये लोग कोई एक्शन लें। तो पॉलिटिकल रेटरिक की खातिर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने की खातिर सब ठीक है, ये देंगे लोगों को, हाँ ये देखिए ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक लाइन से आगे नहीं जाएंगे। वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि फौज के हवाले से ये लोग एक लाइन तक जाएंगे, उस लाइन से कभी भी आगे नहीं जाएंगे। बाहर बैठे हुए लौंडे लपाड़ों से जो मर्जी करवा लेंगे, पाकिस्तान में बैठ के एक लाइन से आगे नहीं जाएंगे, और बार बार कहेंगे बात भी हमने नीचे करनी है, हमने बात करनी है, हमसे बात कर लें, हमसे बात कर लें। प्लीज़ आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, हमसे बात तो करें। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब कुछ जनाब खेल के मैदान, अच्छा सॉरी एक खबर तो रह गई, मलकू जिन्होंने कैदी नंबर 804 का जनाब गाना गाया था और उसके बाद उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, बाहर नहीं जाने दिया गया। मुझे पता लगा बेसिकली मेरी मलकू के चंद ज़राए से मेरी बात हुई थी, उनका फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने बताया कि इनके अमेरिका में, इंग्लैंड में मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स जो है इन्होंने करने थे और वो कमिटेड थे, और अगर वो ना गए तो उनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने इस पर जो है वो एक और जो डेवलपमेंट की, वो इन्होंने एक और गाना गा दिया जनाब, और उसका एक नया वर्जन निकाला है। उन्होंने कहा पाक फौज ने अपना फ़र्ज़ निभाना है, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान बचाना है। तो उन्होंने भी, मलकू ने कहा कि यार चलो अब जारी बात है, एक साइड की अगर हमने इतनी गाना गा दिया तो दूसरी साइड का भी गाना जो है वो अब गा दो। तो उन्होंने पाक फौज के लिए भी गाना गा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि अब शायद मलकू का नाम जो है वो लिस्ट से बाहर निकल आएगा। इसके अलावा जनाब खेल के मैदान से भी एक खबर है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने जियो से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने खबर दी है कि जनाब ये पता लगा है कि 26 से 28 अफराद, ये जो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस ख़राब आई है, 26 से 28 अफराद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो हैं, जिसमें इनके अहले खाना शामिल थे, टीम के क्रिकेटर्स के इनके अहले खाना और सपोर्ट स्टाफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बेगम, बच्चे, ये लोग सारे जो है 26 से 28 अफराद बनते हैं जो साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे। और मोहम्मद आमिर के बारे में उन्होंने खबर दी है कि मोहम्मद आमिर जो है अपना ज़ाती ट्रेनर साथ लेकर गए हुए थे, जबकि
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो फॉरेन कोचेस, फॉरेन ट्रेनर्स जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर स्पेसिफिकली इजाज़त लेके, पीसीबी से इजाज़त लेके जो है वो अपना ट्रेनर साथ लेकर गए हुए थे। अगर आपको याद होगा कि मैंने इस वर्ल्ड कप के दौरान पहले मैच के बाद ही मैंने कह दिया था कि ये तहकीकात की जाएँ कि कौन कौन से लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ये ज़रूरी है पता करना। अच्छा, दो किस्म के बेसिकली लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो क्रिकेटर्स की फैमिलीज़ हैं, ज़ाहिर बात है ये उनका राइट है, अगर वो अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाना चाहते हैं अपने खर्चे पे। हाँ, पीसीबी मेरी इत्तलात के मुताबिक इतना कर देता है कि उनके लिए वीज़ा फैसिलिटेशन और टिकट्स सेम टिकट्स रखता है, सेम प्लेन रखता है, ताकि वो टीम के साथ साथ जो है अपने बीवी बच्चों को साथ ले जा सकें। लेकिन एक और जो दूसरी किस्म की ट्रैवलिंग होती है ना, वो ट्रैवलिंग होती है जिसमें बेसिकली खर्चा पीसीबी का होता है। पीसीबी के खर्चे के ऊपर जो है वो सारा कुछ हो। मेरा आज भी ये सवाल है कि वो कौन कौन थे, इसकी लिस्ट निकलवानी, और वो मैं निकलवाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, ये स्टोरी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके पीछे पूरी तरह जाऊंगा कि मुझे पूरी लिस्ट चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ किन किन ऑफिशियल्स ने, और जो टीम के साथ थे और टीम के अलावा भी, जो गौर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ जो टीम के साथ ऑफिशियल्स थे और टीम के अलावा भी जो पीसीबी के ऑफिशियल्स गए हैं, मुझे उनकी भी पूरी लिस्ट चाहिए। किस किस ने ट्रैवल किया है, पीसीबी ने कितना खर्चा किया है, खाने पे कितना, टीए वगैरह, टिकटें के ऊपर, होटल के ऊपर कितना खर्चा आया, इस कौम को पता लगना चाहिए कि वो पैसा कितना था। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।